नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी करंट अफेयर वीडियोस के बारे में। आज हम करंट अफेयर का छठा वीडियो यहाँ पे कवर करेंगे और आज के वीडियो में भी करंट अफेयर के विभिन्न टॉपिक्स को क्वेश्चन के रूप में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। आज के वीडियो में सबसे पहले हम भारत के प्रमुख पदाधिकारी यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का, वर्तमान में कौन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद विभिन्न पदों पर पहुंचने वाली जो पहली महिलाएं हैं भारत की, उनकी हम बात करेंगे। करंट अफेयर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद इसी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जो बदले गए नाम हैं, इनके बारे में बात करेंगे कि किस जगह का अब क्या नाम रखा गया है। इसके बाद 2022 में जो प्रमुख शिखर सम्मेलन हुए हैं, किस देश में हुए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी 2021 और 22 के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, सूचकांक हैं, उनमें भारत का कौन सा स्थान है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके बाद 2022 में लगभग 28 के करीब रामसर स्थल रामसर सूची में शामिल हुए हैं, तो उनको भी देखेंगे कौन किस राज्य में स्थित है। तो करंट अफेयर के इतने सारे टॉपिक हम एक सिंगल वीडियो में कवर कर जाएंगे। करंट अफेयर को इस तरीके से पढ़ने से, जैसे हम करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके नीचे सारे जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसी से रिलेटेड उनको कर जाते हैं। तो इस तरीके से आप कम समय में ज्यादा चीजों को कवर कर जाते हैं। अदरवाइज अगर आप अलग अलग इन टॉपिक्स को देखेंगे तो आपको अलग अलग वीडियोस इनके लिए देखनी होंगी, लेकिन इस सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस सिंगल वीडियो में कवर कर जाएंगे। ये हमारा करंट अफेयर की छठी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले कल के एक क्वेश्चन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखिए, फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया। इसके बाद अगस्त 2022 में ऋषभ पंत को बनाया गया और नवंबर 2022 में प्रसून जोशी को बनाया गया। आपको तीनों नाम याद करने होंगे। अगर ओवरऑल पूछे कि कौन है, तो आप लेटेस्ट वाले का नाम बताइए। लेकिन अगर आपसे वर्ष या महीने का लगा के पूछता है कि फरवरी 2022 में किसे बनाया था, अगस्त में किसे बनाया था, तब आपको उन पर्टिकुलर नाम को बताना होगा। तो इसको आपने ध्यान रखना है। तीनों व्यक्तियों को 2022 में बनाया गया था। अब चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें, यशवर्धन कुमार सिन्हा इनका नाम है। ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख पदाधिकारी, इनके बारे में देख लेते हैं। भारत के जो सीएजी हैं वो कौन है, तो भारत के सीएजी उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में, तो भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमणी। इनका नाम भी आपने याद करना है। सॉलिसिटर जनरल कौन है भारत के, तुषार मेहता। जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये अटॉर्नी जनरल के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़। काफी इंपॉर्टेंट है। अगले 2 साल के लिए यही भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनको भी याद करेंगे। इनसे पहले कौन थे, यूयू ललित थे। ठीक है, चलिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, इनका नाम है राजीव कुमार। नाम आपने याद करना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता है रेखा शर्मा। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और ऐसे ही आपसे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं डायरेक्ट पेपर में आते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके अध्यक्ष हैं सुरेश एन पटेल। इनका नाम भी याद करेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के पूछे जाते हैं। इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष हैं। DRDO की बात करें, DRDO के जो महानिदेशक हैं समीर V कामत, ये DRDO के महानिदेशक हैं। भारत के लोकपाल कौन है? पहले लोकपाल कौन थे? PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष। इनके बाद दूसरे जो लोकपाल बने हैं भारत के, प्रदीप कुमार मोहंती इनका नाम है। ठीक है, चलिए वर्तमान में भारत के CDS कौन है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनका नाम है जनरल अनिल चौधरी। ठीक है, तो इनको आपने याद करना है। भारत के वर्तमान में CDS कौन है? अनिल चौधरी। अगर हम रक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारियों की बात करें तो सर्वोच्च में तो CDS आते हैं अनिल चौधरी। नौसेना अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान में R हरि कुमार नौसेना के अध्यक्ष हैं। वायुसेना अध्यक्ष की बात करें, विवेक राम चौधरी भारत के वायुसेना के अध्यक्ष हैं। थल सेना अध्यक्ष की बात करें, मनोज पांडे वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सभी जानते हैं अजीत डोभाल वर्तमान में है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा पूछ लेगा अजीत डोभाल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, ये भारत के हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पद जो आपको याद करने हैं। कुछ एजेंसियां इनके देख लेते हैं, काफी चर्चा में रहते हैं। वर्तमान में NIA के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में NIA के प्रमुख हैं दिनकर गुप्ता। CBI के डायरेक्टर कौन है वर्तमान में? सुबोध कुमार जायसवाल वर्तमान में CBI के डायरेक्टर हैं। ठीक है, IB के कौन है? तो IB के हैं तपन कुमार डेका। और रॉ के कौन है? रॉ के हैं सामंत कुमार गोयल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पदाधिकारी प्रमुख एजेंसियों के। अब बैंक से रिलेटेड देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, SBI का अध्यक्ष पूछा है तो SBI के हैं दिनेश कुमार खारा, ये SBI के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। RBI का पूछेगा तो RBI के काफी समय से शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं। ठीक है, RBI में एक गवर्नर के साथ 4 उप गवर्नर भी होते हैं। कुछ एग्जामों में उप गवर्नर का नाम आया है कि आपको 4 ऑप्शन दे देता है और कहता है इनमें से कौन RBI का उप गवर्नर है या कौन नहीं है। 4 उप गवर्नर कौन है वर्तमान में? TR शंकर, राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा, ये 4 उप गवर्नर हैं और एक गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष इनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी, इनको भी आपने याद करना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे हम कहते हैं UIDAI, इसके CEO कौन है? तो जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, आधार यहीं से निकला है, इसके CEO अजय भूषण पांडे हैं। ठीक है, नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगर हम नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो आप सभी से जानते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, संसद टीवी के CEO कौन है? देखिए, संसद टीवी पहले 2 टीवी थे, एक था आपका लोकसभा टीवी और एक थी आपकी राज्यसभा टीवी। दोनों को अब मर्ज कर दिया गया है, दोनों का विलय कर दिया गया है और संसद टीवी बनाई गई है जिसके CEO उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है। ठीक है, इनको भी आपने याद करना है। उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के CEO हैं। साथ में लोकसभा के महासचिव भी कौन है? लोकसभा के महासचिव भी उत्पल कुमार सिंह हैं। ठीक है, चलिए संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? संसद की लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी इन्हीं को माना जाता है। प्राक्कलन समिति, यही 2 इंपॉर्टेंट समितियां हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट हैं। दोनों का नाम भी पूछा जाएगा।
राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं वर्तमान में। लोकसभा में कोई भी उपसभापति अभी नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष आप जानते हैं ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति भी आप जानते हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, तो उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव आपने कई बार न्यूज में देखा होगा, पीसी मोदी का नाम आता है। तो पीसी मोदी का पूरा नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। ये राज्यसभा के महासचिव हैं। लोकसभा के कौन है? हम देख चुके हैं उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट सचिवों के बारे में आता है। ठीक है, कैबिनेट सचिव कौन है अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये है राजीव गाबा। ठीक है, जो सर्वोच्च पोस्ट होती है प्रशासनिक पोस्ट की अगर हम बात करें, जो कोई आईएएस होते हैं सर्वोच्च पोस्ट यही है कैबिनेट सचिव। वो कौन है वर्तमान में? राजीव गाबा। ठीक है, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। गृह सचिव वर्तमान में अजय कुमार भल्ला हैं। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने हैं और वित्त सचिव टीवी सोमनाथन हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सचिव, इनसे आपसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अगले 1 साल तक भारत के पास इसकी अध्यक्षता होगी। भारत ने G20 के लिए मुख्य समन्वयक ये नियुक्त किया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। ठीक है, और भारत की ओर से G20 के शेरपा किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है अमिताभ कांत को। तो दोनों याद करना है मुख्य समन्वयक। G20 को लेकर बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपको प्रश्न पूछे जाने के, क्योंकि इसका जो अगला शिखर सम्मेलन होगा G20 का वो नई दिल्ली में होगा, यानी भारत की अध्यक्षता में भारत में होगा। तो मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया है और शेरपा के रूप में अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, इसकी पहली अध्यक्ष बनी है महिला अध्यक्ष। इनका नाम है हर्षवंती बिष्ट। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड से इनका संबंध है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं पूछे जाने के। विभिन्न पदों पर पहुंचने वाली कुछ पहली महिलाएं हैं, उनको देख लेते हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच हैं। फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली पहली महिला कौन है? आश्रिता वी ओलेटी हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, उसकी अध्यक्ष बनने वाली भारत की पहली महिला जगजीत पवाड़िया बनी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक धृति बैनर्जी बनी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं जो आपको याद करनी है। ठीक है, मिड डे मील का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? अब यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बदले हुए नामों को देखेंगे। जो आपके करंट अफेयर इस तरीके के टॉपिक वाले हैं जिसमें हम पूरे टॉपिक को क्वेश्चन देखते हैं, इनको आप हेडिंग लगाकर बनाएं और जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है आप उनको वन लाइनर के तौर पर लिखते हुए चलें। इससे आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर होगा, चीजें आपकी बहुत अच्छे से यहां पर रिपीट भी हो जाएंगी। मिड डे मील का अगर हम नाम परिवर्तित की बात करें, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण स्कीम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। प्रमुख बदले हुए नाम हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं। फैजाबाद कैंट का नया नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है। किबुथु सैन्य शिविर का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, पूछा जा सकता है। ठीक है, जो किबुथु सैन्य शिविर है आपका अरुणाचल में, इसका नाम किसके नाम पर रखा है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा, इसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है इसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। अगला है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, जो कि इंग्लैंड में है,
इसका नाम बदला गया इंग्लैंड में और इसका नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड को अब सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि किसके नाम पर रखा गया है। आपको ऑप्शन दे देगा सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, इस तरीके से। या फिर ऐसे पूछेगा ये ग्राउंड ही कहां है, ऑस्ट्रेलिया में है या इंग्लैंड में है, न्यूजीलैंड में, इस तरीके से। तो ये इंग्लैंड में है, सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान, इसका नाम भी चेंज किया गया और इसका नाम गतिशक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है। .5140 जो कि आपके द्रास सेक्टर में पड़ता है, .5140, इसका नाम अब गनहिल कर दिया गया है। रुचि सोया इंडस्ट्रीज, आप जानते हैं रुचि सोया को पतंजलि ने ओवरटेक किया, उसको खरीदा और रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नाम अब पतंजलि फूड्स लिमिटेड में उसको शामिल कर दिया है। ठीक है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? देखिए जो केवड़िया है, केवड़िया आपके गुजरात में आता है। ठीक है। केवड़िया का नाम बदलकर एकता नगर किया गया है और केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो आपको केवल केवड़िया का नाम देखना है, वो चेंज होकर क्या कर दिया है, एकता नगर। एकता नगर या केवड़िया को लेकर के एक क्वेश्चन आपको और याद करना है। प्रधानमंत्री के द्वारा भारत का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान जो है वो इसी केवड़िया में इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन बनेगा प्रधानमंत्री के द्वारा भारत का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान कहां पर उसका उद्घाटन किया गया? इसी केवड़िया में किया गया। ठीक है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम किसके नाम पर है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसी प्रकार जो झांसी रेलवे स्टेशन था इसका नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये दो काफी इंपॉर्टेंट हैं, हबीबगंज वाला और झांसी वाला। ठीक है। चेनानी नासरी सुरंग कहां है? तो चेनानी नासरी सुरंग की बात करें तो इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप की बात करें, इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप किया गया। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप किया गया और रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप और हमने बदले हुए नामों को देखा। तो ये वाला भी आपका क्लियर हो गया। करंट अफेयर में यहां से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं हर एग्जाम में कि किस जगह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो जो इंपॉर्टेंट थे, जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रहे हैं, उनको हमने यहां पर देखा। चलिए, भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन बनी है? तो भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस विधानसभा नागालैंड विधानसभा बनी है। ठीक है। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश है भारत। भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? तो देखिए, जो इस तरीके से आपके करंट अफेयर के वन लाइनर हैं, आप जिस कॉपी में करंट अफेयर को नोट्स कर रहे हैं उसके आप दो पार्ट्स कर लीजिए। एक तरफ करंट अफेयर के वन लाइनर को लिखिए और एक तरफ करंट अफेयर के टॉपिक को करिए। जैसे हमने ऊपर प्रमुख पदाधिकारियों वाला टॉपिक कवर किया, उसके बाद हमने बदले गए नामों को कवर किया, इसके बाद हम सूचकांकों को देखेंगे, रामसर को देखेंगे, उनको वहां पर लिखिए और यहां पर आप करंट अफेयर लाइनर्स को करिए। तो इससे आपके नोट्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे। भारत का जो पहला स्वदेशी सर्वर है इसका नाम रुद्र रखा गया है। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या रखा गया है? भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स, इसका नाम IC15 रखा गया है। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश को लेकर के दो बातें और याद करनी है। पहला, दालचीनी की खेती शुरू करने वाला भी ये पहला राज्य बना है और ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला भी हिमाचल पहला राज्य बना है। तो इन तीन में पहला राज्य कौन है? हिमाचल। भांग की खेती को वैध घोषित करने में, ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने में और दालचीनी की खेती शुरू करने में कौन है नंबर 1 पे या
पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल बना है। ठीक है। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहां बनाया जा रहा है? तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय आपके गुजरात में बनाया जाएगा, तो इसको आपने याद करना है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां बनाया गया है? तो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय यह हैदराबाद में बनाया गया है। ठीक है। चलिए, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? देखिए 32वां नाटो की अगर हम बात करें, नाटो काफी समय से चर्चा पे है। नाटो का जो 32वां शिखर सम्मेलन हुआ है 2022 के अंदर, ठीक है, जून में इसका आयोजन हुआ था। 2022 में यह आपके मैड्रिड में हुआ है, जो कि स्पेन में आता है, स्पेन की राजधानी है। क्वेश्चन बनेगा नाटो का शिखर सम्मेलन 2022 का कहां हुआ? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। ठीक है। अगर हम पिछले वाले की बात करें, ये तो 32वां था जो 2022 में हुआ। 31 वाले की बात करें जो 2021 में हुआ, वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुआ था, और ब्रुसेल्स में ही नाटो का हेडक्वार्टर है। ठीक है। और अगर हम 33वें की बात करें जो अगले साल होगा 2023 में, 2023 में नाटो का शिखर सम्मेलन लिथुआनिया में होगा। ठीक है, यूरोपीय देश है, यहां पर होगा लिथुआनिया। ठीक है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन 2022 के इनको देख लेते हैं। 48वां G7 शिखर सम्मेलन, ये G7 है। ठीक है। भारत के पास जिसकी अध्यक्षता है वो G20 है। G7 शिखर सम्मेलन 2022 में जर्मनी में हुआ था। ठीक है। जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं? काफी समय तक जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल रही थी, लेकिन अब वो जा चुकी हैं, उनकी जगह पर ओलाफ सोल्ज जो है जर्मनी के चांसलर बने हैं। ठीक है। तो 48वां जो जी शिखर सम्मेलन था, कई बार आपसे क्रम पूछ लेता है कौन सा वाला था। ठीक है। तो जी शिखर सम्मेलन 2022 में जो हुआ ये 48वां था और जर्मनी में ये हुआ। ठीक है। इसके अलावा 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन की बात करें, क्योंकि ये जो ब्रिक्स का सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन, इसे वर्चुअली आयोजित किया गया। ठीक है। कौन से नंबर का था? 14वें नंबर का था। किसकी मेजबानी में हुआ? वर्चुअली में हुआ, यानी कि सारे नेता अपने अपने देशों से जुड़े, लेकिन मेजबान कौन था? चीन की मेजबानी में हुआ। ठीक है, 2022 का। अगर हम बात करें 2023 का, किसकी मेजबानी में होगा ये वाला शिखर सम्मेलन ब्रिक्स वाला? तो ये होगा साउथ अफ्रीका की मेजबानी में 2023 में। ठीक है। 48वां जो जी शिखर सम्मेलन था 7 वाला, ये जर्मनी में हुआ। इसके बाद जो अगला वाला होगा 49वां, वो जापान में होगा 2023 में। चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन कहां हुआ? देखिए क्वाड 4 देशों ने मिलकर यह संगठन को बनाया है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका चौथा शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया 2022 में। ठीक है। और जो इसका अगला शिखर सम्मेलन होगा, 5वां शिखर सम्मेलन क्वाड का, यह ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, इसको भी याद करना है। अगला है 17वां G20 शिखर सम्मेलन। जो 17वां हुआ है ये इंडोनेशिया में हुआ है, 2022 में हुआ है, पिछले महीने में हुआ था, नवंबर में हुआ था। ठीक है। और इसी सम्मेलन के बाद भारत को अध्यक्षता सौंपी गई है। तो 17वां जो G20 शिखर सम्मेलन है ये इंडोनेशिया में हुआ, और 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा, 2023 में होगा, नई दिल्ली में होगा, भारत की अध्यक्षता में होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन 2022 के, और 23 में कहां होंगे वो भी हमने देखे। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ किसने शुरू किया था? कल के वीडियो में हमने विभिन्न ऑपरेशनों को लिखा था, वहां पर जो चलाए गए थे अभियान ऑपरेशन, उसमें एक और ऑपरेशन को जोड़ लीजिएगा, ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया, लेकिन इसे एनसीबी ने नहीं चलाया, इसे सीबीआई ने चलाया, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। भारत में 5G सेवाएं शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी है? तो हाल ही में अक्टूबर 2022 में भारत में 5G सेवाएं शुरू करी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। भारत में 5G सेवाएं शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी एयरटेल बनी है। ठीक है, इसे आपने याद करना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है?
जो ग्लोबल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, ठीक है, इसमें भारत 136वें नंबर पे रहा है। क्वेश्चन बनते हैं इंडेक्स को लेकर के। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भारत 139वें नंबर पे रहा था। वर्तमान में भारत 136वें नंबर पर है 2022 की जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, ठीक है। 21-22 के कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांक हैं, उनमें हम भारत की इस साल की और पिछले साल की रैंकिंग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150वें नंबर पर है 2022 की रिपोर्ट में। 2021 में भारत 142वें नंबर पे था, वर्तमान में 150वें नंबर पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें 2022 की रिपोर्ट में भारत 107वें नंबर पे है और पिछले साल 101वें नंबर पे था। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, यह इंडेक्स बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें नंबर पर है। पिछले साल हम 46वें नंबर पे थे, यानी इसमें रैंकिंग में सुधार हुआ है, तो इसे आपने याद करना है। डिजिटल क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट है, अभी जो लेटेस्ट है, इसमें भारत 59वें नंबर पे है। 2020 में भारत 57वें नंबर पे था। मानव विकास सूचकांक बहुत बार ये आता है, तो इसकी 2021 की रिपोर्ट में भारत 132वें नंबर पे था और उससे पहले भारत 131वें नंबर पे था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट, इसमें भारत 131वें नंबर पर है, पिछले साल 121वें नंबर पे था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है, इसमें भारत 87वें नंबर पे है, पिछले साल 90वें नंबर पे था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, इसमें भारत 135वें नंबर पर है, पिछले साल 140वें नंबर पे भारत इस सूची में था। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें भारत 2022 में 135वें नंबर पर है, इसे आपने याद करना है। पिछले साल 2021 की रिपोर्ट में भी भारत इसमें 135वें नंबर पे रहा था, ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत 37वें नंबर पर है, 2021 में 43वें नंबर पे भारत रहा था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत का प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब यहां पर दिखाया गया। 180 देशों में भारत 180वें नंबर पे रहा। कौन सी सूची में? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। पिछले साल भारत 168वें नंबर पे था, इस साल सबसे लास्ट में भारत को स्थान दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसका जो 2022 का रिपोर्ट है, इसमें भारत 43वें नंबर पर है, पिछले साल 40वें नंबर पे भारत था, ठीक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो आपको याद करने हैं। इनके अलावा 3 इंपॉर्टेंट इंडेक्स और हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यानी जो मजबूत सेना की उसमें जारी किया जाता है, तो उसमें भारत 4थे नंबर पर है, ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें भारत 71वें नंबर पर है और वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, इसमें भारत 46वें नंबर पर है, तो इनको भी आपने याद करने हैं, ठीक है। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स को देखा जहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन लाइव आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई है? तो मिशन लाइव आंदोलन किसने शुरू किया है? पीएम के द्वारा शुरू किया गया, यानी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना और पेपर में आने के पूरे चांसेस। तो मिशन लाइव आंदोलन, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात के केवड़िया यानी एकता नगर से की गई है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन को लेकर COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? देखिए, COP26 जो ये शिखर सम्मेलन हुआ है, ये ग्लासगो में आयोजित किया गया, जो कि स्कॉटलैंड में है, ठीक है, इसको आपने याद करना है। जो आपका COP26 है, इसमें प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने यहां पर 5 मंत्र दिए, जिनको पंचामृत बोला गया। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, 5 मंत्र यानी 5 टारगेट उन्होंने रखे जो भारत अचीव करेगा। कौन कौन से वो 5 टारगेट थे जो COP26 में भारत ने रखे? सबसे पहले हम COP26 की बात कर लेते हैं। ग्लासगो में हुआ, स्कॉटलैंड में पड़ता है, ठीक है।
इससे पहले जो COP25 हुआ था, जिसका 25वां शिखर सम्मेलन था, वो मैड्रिड में हुआ था 2019 में। कॉप की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इसका फुल फॉर्म है, और 26वीं बार मिले तो COP26। ठीक है, इसके अंदर प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रों को दिया, 5 टारगेट उन्होंने रखे भारत के, जो भारत को अचीव करने हैं। कौन से हैं जिनको पंचामृत बोला गया? पहला टारगेट यहां पर रखा गया कि भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। ठीक है, किसको? गैर जीवाश्म ऊर्जा को 500 गीगावाट तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है 2030 तक। दूसरा था कि 2030 तक भारत अपनी 50% ऊर्जा की जरूरत को अक्षय ऊर्जा और गैर जीवाश्म ऊर्जा से पूरी करेगा। यह भी कब तक है? 2030 तक। तीसरा जो यहां पर उन्होंने मंत्र दिया, जिसको पंचामृत में शामिल किया गया, कि भारत 2030 तक जितना कार्बन उत्सर्जन का अनुमान लगाया गया है कि अब से लेकर 2030 तक भारत जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा, उसमें भारत 1 बिलियन टन की कमी करेगा। यह भी इसमें शामिल है। चौथा था कि 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम कर लेगा। और 5वां टारगेट था कि 2070 तक भारत नेट जीरो का टारगेट भी हासिल कर लेगा। तो पर्यावरण से रिलेटेड ये 5 इंपॉर्टेंट टारगेट जो आपको याद करने, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से। कहां पर दिए थे प्रधानमंत्री ने? COP26 में, जो कि ग्लासगो में हुआ, स्कॉटलैंड के अंदर। ठीक है, सौर कोरोना के अध्ययन के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? देखिए, सौर कोरोना अध्ययन के लिए भारत का जो पहला अंतरिक्ष मिशन होगा, इसका नाम है आदित्य LI। ठीक है, इसको आपने याद करना है। इस मिशन को फरवरी 2023 में, अगले साल इसे लॉन्च किया जाएगा। तो यह भी पूछा जा सकता है। इसरो की अगर हम बात करें, जो आगामी मिशन है, इसे भी इसरो लॉन्च करेगा। इसरो 2023 में कुछ इंपॉर्टेंट जो मिशन है उनको लॉन्च करेगा, जिसमें गगनयान शामिल है। पहले 2 गगनयान छोड़े जाएंगे, पहला गगनयान 1, फिर गगनयान 2, जो परीक्षण के लिए होंगे, ट्रायल के तौर पर होंगे, मानव उनमें नहीं होंगे। फिर आएगा गगनयान 3, जिसे 2023 में छोड़ा जाएगा, जिसमें मानव भी होंगे। वो पहला मानव सहित भारत का अंतरिक्ष मिशन होगा। अगले ही साल 2023 में चंद्रयान 3 को छोड़ा जाएगा, और 2024 में मंगलयान 2 को छोड़ा जाएगा। क्वेश्चन बन सकता है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? 2023 में। और मंगलयान 2 कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशन जो इसरो के हैं। रामसर समझौते में भारत कब शामिल हुआ था? देखिए, रामसर के अंदर भारत के कई सारे स्थल 2022 में शामिल हुए हैं। 28 के करीब इसमें शामिल हुए हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं रामसर को लेकर आपसे क्वेश्चन बने। पहले भी हमने रामसर को कवर किया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। जल्दी से सभी क्वेश्चन एक जगह पर यहां पर कर लेते हैं। देखिए, रामसर समझौता जो हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में। ईरान का एक शहर था रामसर, वहां पर हुआ रामसर सम्मेलन। इस सम्मेलन में जो समझौते किए गए, उन समझौतों को 1975 में लागू कर दिया गया, लेकिन तब भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं करे। भारत इसमें शामिल हुआ 1982 में। इसे आपने याद करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्थल जो है रामसर स्थल किस देश में है? सबसे ज्यादा रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम में है, जो कि 175 है। ठीक है, रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन था? अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो यह था कोबर्ग प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आता है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल। भारत का पहला कौन था? भारत की पहला था चिल्का झील, पहला था जो रामसर सूची में शामिल हुआ। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल की बात करें, सुंदरवन वेटलैंड है या सुंदरवन डेल्टा है। और सबसे छोटे की बात करें, रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल में आपका पड़ता है। ठीक है, ये आपका बंगाल में पड़ता है, बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर पर ये पड़ता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा आर्द्र भूमि, सबसे छोटा, सबसे पहला। और अगर पूछेगा भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल जो बनाया गया है, आर्टिफिशियल रामसर जो वेटलैंड है, यह है हरिके बैराज।
भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल अब तमिलनाडु में है। ठीक है, 14 हैं। यूपी में अब 10 हैं। इनको भी आपने याद करना है। टोटल भारत की बात करें तो आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है। भारत में टोटल 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। सबसे ज्यादा इसी साल शामिल हुए हैं, 28 के करीब रामसर सूची में शामिल हुए हैं। ठीक है, राज्य पूछेगा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हैं 14। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में जो 14 हुए हैं, लगभग सभी के आपके इसी वर्ष में इनको शामिल किया गया है। जल्दी से इनके नाम देखते हैं। 2022 में शामिल रामसर स्थल। देखिए यहां से क्वेश्चन आपसे कैसा बनता है, आपको दे देगा खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रामसर सूची में शामिल हुआ है, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य ये गुजरात में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। सांखिया सागर ये एमपी में है। सिरपुर वेटलैंड एमपी में है। यशवंत सागर ये भी एमपी में है। पाला आर्द्र भूमि ये मिजोरम में आती है। ठीक है, इनकी आपसे लोकेशन पूछी जाती है। सतकोशिया गार्ज ये कहां है? ये उड़ीसा में है। तंपारा झील उड़ीसा में है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तंपारा झील कहां स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अनशुपा झील ये भी उड़ीसा में है। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में है। नंदा झील आपकी गोवा में आती है। रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य ये आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये दो काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर में है, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। और जो सबसे नया है, लेटेस्ट 75 वाला, ठीक है 75वां, वो है सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसको आपने याद करना है। अब देखेंगे तमिलनाडु के जो 2022 में शामिल हुए हैं, ये सभी के सभी तमिलनाडु में हैं और 2022 में ही शामिल हुए हैं। कौन कौन है? देखिए कितने सारे हैं। पिचवरम मैंग्रोव, आप केवल इनको याद कर लीजिए जो ऊपर हमने लिखे, लगभग 14 के करीब हैं। इनके अलावा जितने भी होंगे 2022 के, वो सब तमिलनाडु में है, क्योंकि नाम इसमें थोड़े से आपके अलग से नाम है। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में है। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में। करिकिली पक्षी अभयारण्य कहां स्थित है? तमिलनाडु में। कुनथन कुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व ये भी आपके तमिलनाडु में। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। वेल्लोर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। वेदथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। उदयमार्तपुरम पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है। चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य ये भी आपके तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड तमिलनाडु। वुडवुर पक्षी अभयारण्य और काजिरकुलम पक्षी अभयारण्य ये सब आपके तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित हैं। इनको आपने याद करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा करंट अफेयर की सीरीज का। आज हमने 6ठी क्लास यहाँ पे कवर करी, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट सूचकांकों को देखा, प्रमुख पद अधिकारियों को देखा, प्रमुख महिलाओं को देखा, इसके अलावा शिखर सम्मेलनों को देखा। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर के जो अलग अलग वीडियो से आपके कवर होते, उनको हमने कम समय में ज्यादा चीजें यहाँ पर कवर कर दी। इसी प्रकार आने वाले वीडियोस में हम इंटरनेशनल जो नियुक्ति हैं, प्रमुख संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, उनको कवर करेंगे। 2022 की जो प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ है, उनको कवर करेंगे। प्रमुख सैन्य अभ्यास उनको कवर करेंगे। 2022 के जो महत्वपूर्ण दिवस थे, उनकी क्या थीम थी, उनको कवर करेंगे। पुरस्कार 2021-22 के जो चर्चित पुरस्कार हैं, उन सबको कवर करेंगे। फिल्मों से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, भारत सरकार की जो अलग अलग रिपोर्ट आई हैं, जो सूचकांक आए हैं भारत सरकार की, उनको कवर करेंगे। खेलों से जुड़े हुए जो आपके पुरस्कार हैं, जो आपके करंट अफेयर हैं, उनको देखेंगे। सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर जाएंगे। इसके अलावा नेशनल घटनाक्रम जो होता है, इंटरनेशनल घटनाक्रम, इंपॉर्टेंट बुक्स, किताबें, सब हम इसी प्रकार यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे हमने आज की वीडियो में इतने सारे टॉपिक्स को कवर किया, लगभग 2 घंटे की ये क्लास हो सकती थी अगर हम अलग अलग टॉपिक्स करके करते, लेकिन हमने इनको लगभग 40 मिनट में कवर कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको सीरीज से फायदा हो रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।